फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी 3 फेरे भाग 6। पिछले भाग में आपने पढ़ा कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। अब आगे। जिस कार से कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ वो कार एक भले इंसान की थी। उसने टक्कर मारकर भाग जाने की बजाय कार्तिक को हॉस्पिटल पहुंचाना उचित समझा। कार्तिक के शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल समय पर पहुंच जाने की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन कार्तिक को एक पैर में बड़ा फ्रैक्चर और उसी पैर के कूल्हे की हड्डी भी टूट गई। सिर में अंदरूनी चोट लगी थी। कार्तिक को कुछ भी होश नहीं था। वो घटना के पश्चात बेहोश हो गया था। हॉस्पिटल में कार्तिक के घर वालों की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया और इसी संदर्भ में कार्तिक के जेब की तलाशी ली गई। कार्तिक के पर्स में से एक छोटी सी टेलीफोन डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर होम 1 पर घर के नंबर और होम 2 पर अर्पिता के नंबर लिखे थे। हॉस्पिटल प्रशासन ने एक साथ दोनों नंबरों पर संपर्क साधा। होम 2 पर यानी अर्पिता के फोन पर घंटी जाते ही अर्पिता की बहन ने फोन उठा लिया। हॉस्पिटल प्रशासन ने उसे बताया कि कार्तिक नामक इस लड़के की डायरी से आपका नंबर मिला है। कार्तिक का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्द से जल्द मैक्स हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अर्पिता की बहन एक बार तो ठिठक गई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने बताया कि वे दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन वो उनके घर वालों को सूचित कर देगी। लेकिन तभी दूसरे फोन से प्रयास कर रहे अस्पताल कर्मी का फोन कार्तिक की मम्मी उठा लेती है। उनकी बातचीत अर्पिता की बहन को सुनाई देती है, जिससे कि उसे मालूम चल जाता है कि कार्तिक के घर भी फोन के माध्यम से अस्पताल प्रशासन की बात हो गई है। इधर अर्पिता घर की छत पर गुमसुम सी खड़ी होती है। वो कहीं खोई खोई सी होती है। तभी वहां अर्पिता की बहन आकर उसे बताती है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया और वो गंभीर हालत में है। सुनते ही अर्पिता एकदम से शून्य हो जाती है। अवाक होकर बहन को देखती रहती है। ना कोई विचार कर पाती है, ना कोई कल्पना। जैसे मन विचार बनाना भूल गया हो, माया रचना भूल गया हो, खुली आंखों से सपने दिखाना भूल गया हो। ना शोक, ना कोई दूसरा एहसास। आखिर आंसू भी तब आते जब मन को ये मालूम हो कि ये घटना उसके लिए बुरी है। पर यहाँ तो मनोस्थिति को ही मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अर्पिता की बहन ने अर्पिता को झिंझोड़ा और फिर अर्पिता अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और बोली, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। बहन को बहुत आश्चर्य होता है कि दीदी ने ये भी नहीं पूछा कि अब वो कैसे हैं, ये सब कैसे हुआ, तुम्हें किसने बताया। इसके उल्टे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, या जैसे इन्हें बात की जानकारी पहले से थी। बहन अपने माता पिता को जानकारी देने नीचे चली जाती है। वहीं ऊपर छत पर अकेले खड़ी अर्पिता को धीरे धीरे चेतना आने लगी थी, जैसे उसके मन ने अब शक्ति जुटा ली है और विचार करने योग्य उठ खड़ा हुआ। और जैसे ही अर्पिता को चेतना आती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसके मन में ख्याल आने लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। कार्तिक को महाराज ने पहले से ही बता दिया था और मेरे कारण से ही उसका एक्सीडेंट हुआ और मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब की। कार्तिक के माता पिता भी मुझे ही दोषी समझेंगे। कहीं कार्तिक को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अब मैं भी जीकर क्या करूँगी, मुझे भी मर जाना चाहिए। आखिर मैं उसकी इस हालत की जिम्मेदार हूँ। अर्पिता अपने आप का भी सामना नहीं कर पा रही थी। वो छत की दहलीज पर खड़ी थी। उसे कूदने का मन हो रहा था, लेकिन ज्यों ही वो कूदना चाही पर वो कूद नहीं पाई और थोड़ा पीछे हो गई। इस स्थिति में वो पसीने से तरबतर हो गई और जैसे ही वो थोड़ा पीछे हुई, उसे तेज चक्कर आ गया। उसका सर घूमने लगा और वो वहीं दहलीज पर से नीचे गिर पड़ी। तीसरी मंजिल से गिरना किसी के लिए भी प्राण घातक हो सकता है, लेकिन नीचे टेलीफोन के बहुत सारे तार पास वाली व्यावसायिक बिल्डिंग में जा रहे थे, जिनका पूरा एक गुच्छा बना हुआ था, जिसके कारण अर्पिता पहली मंजिल यानी सड़क से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर तारों पर झूल पड़ी। कुछ तार टूट गए, जिसके कारण कुछ सेकंड पश्चात अर्पिता भी नीचे गिर गई।
एक आवाज गूंज पड़ी। लोग अर्पिता की तरफ दौड़ पड़े। उधर जब अर्पिता की बहन ने परिवार वालों को कार्तिक के बारे में बताया तो घर वाले बहुत परेशान हो गए और इस पर वो कुछ प्रतिक्रिया दे ही रहे थे कि बाहर से पड़ोसी भागता हुआ आया और बताया कि आपकी लड़की छत से गिर गई है। ये सुनते ही घर में कोहराम मच गया। सभी घर वाले बाहर की ओर भागे और अर्पिता को लेकर अस्पताल की ओर दौड़े। अर्पिता तारों के कारण बच गई थी, लेकिन उसके एक पैर का टखना और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो बेहोश थी। जहां आज का दिन अर्पिता और कार्तिक के लिए काला दिन था, वहीं अगली सुबह का सूरज दोनों के लिए अच्छी खबर लेकर आया। अर्पिता और कार्तिक दोनों को अगले दिन सुबह होश आ गया। जहां कार्तिक के एक्सीडेंट के बाद उसके माता पिता मन ही मन अर्पिता को इसके लिए दोषी मान रहे थे, वहीं अर्पिता के घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब उन्हें अर्पिता के एक्सीडेंट के बारे में मालूम चला तो वे भी आत्म गलाने से भर गए और अर्पिता के लिए बहुत चिंतित हुए। जहां अर्पिता को एक दिन अस्पताल प्रशासन ने अपनी निगरानी में रखकर छुट्टी दे दी, वहीं कार्तिक को करीब 10 दिनों के अस्पताल में विश्राम के पश्चात छुट्टी मिली। लेकिन दोनों को फ्रैक्चर के कारण घर पर ही विश्राम करना था। घर जाने के पश्चात कार्तिक ने सबसे पहले अर्पिता को ही फोन किया। इन दोनों के घर वालों ने इनके बेड के पास ही फोन की व्यवस्था कर दी थी। कार्तिक को अब तक मालूम नहीं था कि अर्पिता का एक्सीडेंट हो चुका है। घर वाले कार्तिक को और परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस बारे में कार्तिक को कुछ नहीं बताया। कार्तिक ने अर्पिता को फोन किया। कार्तिक, हेलो। अर्पिता, हेलो। एक पल के लिए दोनों तरफ एक लंबी चुप्पी पसर जाती है। कार्तिक एक ठंडी सांस भरते हुए अर्पिता धीरे से पूछती है, कैसे हो? कार्तिक, अच्छा नहीं हूँ और तुमसे नाराज हूँ। अर्पिता, पर तुम्हारी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम मुझसे नाराज हो। कार्तिक, सच पूछो तो मुझे लगा था जब मुझे होश आएगा तो तुम मेरी आंखों के सामने होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब भी हॉस्पिटल में मेरे वार्ड का दरवाजा खुलता तो मुझे लगता कि तुम आई हो। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सच तो ये है कि मैंने तुमसे नाराज होने और तुम्हें बहुत सारे उल्हाने देने की कल्पना कर रखी थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मैं मन की सारी नाराजगी भूल गया। अर्पिता, अगर मैं सही होती तो तुमसे मिलने जरूर आती। तुम्हें शायद मालूम नहीं, पर मैंने अपने आप से ज्यादा तुम्हें मिस किया है। जहां एक और मुझे तुम्हारी तकलीफ की चिंता थी, तो दूसरी तरफ मैं खुद अपने आप को संभालने की स्थिति में नहीं थी। कार्तिक चौंक कर, क्या मतलब? अर्पिता, मतलब ये है कि तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैं भी छत से नीचे गिर गई थी। कार्तिक, ये कैसे हो गया? अर्पिता, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरे मन में चिंताओं का ज्वार इतना उठ गया कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं उस समय छत की दहलीज पर खड़ी थी जहां से मैं नीचे गिर गई। लेकिन अच्छी बात ये रही कि नीचे टेलीफोन के तार थे और उन पे मैं झूल गई। इसकी वजह से मुझे चोट कम लगी, लेकिन फिर भी मेरे पांव फ्रैक्चर हो गए और मैं अभी बिस्तर पर रेस्ट ही कर रही हूँ। कार्तिक, अरे मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे घर वालों ने ऐसा क्यों किया? उन्हें मुझे बताना चाहिए था। अर्पिता, नहीं कार्तिक, तुम्हारे घर वालों ने सही किया, क्योंकि तुम नहीं जानते खुद के शरीर की पीड़ा इतना पीड़ित नहीं करती जितना अपने महबूब के शरीर की पीड़ा महसूस होती है। मेरे दिल से पूछो उसने क्या सहा है। मुझे हर पल हर घड़ी अपने से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र रही है। तुम्हें क्या मालूम, मैं घंटों तुम्हारे टेलीफोन का इंतज़ार करती रही हूँ। हमारे भविष्य के बारे में सोचती रही हूँ। मुझे हमारे भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है। अनजाने डर सताते हैं। कार्तिक, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कौन से डर सताते हैं, लेकिन तुम डरो मत। मैं इस दुनिया के सारे दुखों का सामना करने को तैयार हूँ, सिवाय तुम्हारी जुदाई सहन करने के। आज अगर खुदा मेरे सामने आ जाए तो उनसे भी यही कहूँगा, अगर आपको हमारे रिश्ते का और इम्तिहान लेना है तो बेशक ले लीजिए, लेकिन मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगा। अर्पिता, तुम डरो मत। खुदा की खुदाई एक तरफ,
मेरे प्यार के प्रति मेरी वफाई एक तरफ, मेरा प्यार ही मेरी पूजा है। कोई खुदा इस दुनिया में है तो उसके प्रति यही मेरी एकमात्र पूजा है। मैं तुम्हारे लिए ऐसे कई इम्तिहान देने को तैयार हूँ, बस तुम अपने आप को कमज़ोर मत होने देना। अर्पिता ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झड़-झड़ के छलकने लगे। कार्तिक, तुमने ऐसा कहकर मुझे जीत लिया, मेरे मन को जीत लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएं, तो फिर भी कोई गम नहीं। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के सारे इम्तिहान देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ के लिए इस दुनिया की कोई भी प्रिय वस्तु त्यागने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर दोनों प्रेमी खुशी से प्रेम रूपी मोती बहाने लगे। कहते हैं ईश्वर हम सबको देख रहा है। कहीं कोई ईश्वर अगर इन दोनों की बातें सुन रहा होगा तो वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया होगा। इन दोनों का रिश्ता आगे क्या रंग दिखाता है, ये हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।